नोट कर रहे हैं क्योंकि सोडियम क्लोराइड पूरा डिसोसिएट हुआ। लेकिन अगर आपको याद हो, जो तीसरी एप्लीकेशन आपने कोलरॉश लॉ की पढ़ी थी जिसमें हमने सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट निकालना सीखा था, तो अगर आपको याद हो, जब AgCl स्पेरिंगली सॉल्युबल था, ये एक वीक इलेक्ट्रोलाइट था, तब हमने कहा था कि अगर इसकी सॉल्युबिलिटी S है, तो अगर आपको याद हो तो आपने लैम्डा में कापा इंटू 1000 अपॉन नीचे मोलैरिटी में किसकी वैल्यू रखी थी? S की वैल्यू या A की वैल्यू? S। जितना AgCl आयनाइज हुआ था। तो एक वीक इलेक्ट्रोलाइट की वो मोलर कंसेंट्रेशन आपको यहां रखनी है विच इज रिस्पॉन्सिबल टू जनरेट द आयंस। ठीक उसी तरह वाटर भी वीक इलेक्ट्रोलाइट है, तो वाटर के लिए यहां पर X की वैल्यू आप कौन सी रखोगे? वो वाटर की कंसेंट्रेशन जो डिसोसिएट हुई है, जो आयनाइज हुई है। और वाटर की जितनी मोलर कंसेंट्रेशन आयनाइज हुई है, उतनी ही तो H प्लस और OH माइनस की कंसेंट्रेशन है। सो आई कैन रिप्लेस दिस नंबर एज kappa into 1000 upon molarity of H plus। अब आपको कोलरॉश लॉ की मदद से लैम्डा नॉट वैल्यूज मालूम। कोलरॉश की हेल्प से आपको ये दोनों नंबर मिले, ये दोनों नंबर आपने लैम्डा वाटर का निकाल लिया, वाटर का लैम्डा मिल गया, कापा आपने एक्सपेरिमेंटली डिटरमिन किया हुआ है 5.54 इंटू 10⁻⁸। अब आप इस डाटा की मदद से H प्लस की मोलर कंसेंट्रेशन निकालोगे, क्योंकि H प्लस की मोलर कंसेंट्रेशन वो कंसेंट्रेशन है जो वाटर की डिसोसिएटेड कंसेंट्रेशन। और एक बार आपके पास H प्लस और OH माइनस की कंसेंट्रेशन यहां से आ गई, तो क्या आप बता सकते हो KW कैसे मिलेगा? हाउ यू डिफाइन KW? KH plus कंसेंट्रेशन ऑफ H प्लस OH इंटू कंसेंट्रेशन ऑफ OH माइनस। तो आपको यहां से इस एक्सप्रेशन से H प्लस की मोलैरिटी मिल जाएगी, जो H प्लस की मोलैरिटी है वही OH माइनस की मोलैरिटी है। तो आप ये लिख सकते हो रूट KW इज कंसेंट्रेशन ऑफ H प्लस, और यहां से आप H प्लस निकालो। तो जो जिस पर्पस के लिए मैंने आपको आज इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री दोबारा उसमें लेके गया हूं, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में, क्योंकि किसकी एप्लीकेशन हमारे से रह गई थी, हाउ टू कैलकुलेट KW वाटर बेस्ड ऑन कोलरॉश लॉ। कोलरॉश लॉ की मदद से वाटर का KW एक्सपेरिमेंटली कैसे निकाला जाता है, या इलेक्ट्रोकेमिकल प्रिंसिपल की मदद से वाटर का KW कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। सो kappa will be given to you. How will you determine kappa? You will take water and a known area with a known separation of two plates. तो आपको किसी सेल का सेल कांस्टेंट मालूम होगा, वाटर का सैंपल डाल के इसे व्हीटस्टोन ब्रिज से कनेक्ट करके इसका रेजिस्टेंस एक्सपेरिमेंटली मिलेगा, उससे आप इसकी कंडक्टिविटी निकालोगे, क्वेश्चन में कंडक्टिविटी लिखी हुई मिलेगी। तो अब अगर आपके पास कंडक्टिविटी आ गई, तो अब बस ये चीज समझने वाली बात है कि हमने वाटर के लैम्डा को, ना कि वाटर के लैम्डा नॉट को, हमने H प्लस और OH माइनस के लैम्डा नॉट के सम के बराबर क्यों बोला? क्योंकि हम लोग ये कह रहे हैं कि जब वाटर में आयनाइजेशन हुई है तो H प्लस और OH माइनस की कंसेंट्रेशन बहुत कम है, इसलिए हमारा सॉल्यूशन H प्लस और OH माइनस की रिस्पेक्ट में तो हाईली डाइल्यूट है। इसलिए सॉल्यूशन में जो कंडक्टेंस आ रही वो इन दोनों के कारण आ रही। इनके रिस्पेक्ट में तो सॉल्यूशन की कंसेंट्रेशन जीरो है, इनकी कंसेंट्रेशन सॉल्यूशन में तो ऑलमोस्ट जीरो है, तो इनके लैम्डा नॉट का सम वाटर का लैम्डा होगा। वाटर के लिए लैम्डा नॉट क्यों नहीं लिख सकते? क्योंकि वाटर की मोलैरिटी तो 55.5 माइनस समथिंग कुछ है, वो नंबर जीरो नहीं है। तो यहां पर जो भी लैम्डा है वो लैम्डा नॉट वाटर का नहीं, लैम्डा वाटर, जिसको मैं कापा इंटू 1000 बाय मोलैरिटी से इक्वेट कर। पर यहां पर मोलैरिटी कौन सी रखनी है? वो मोलैरिटी जो वाटर की डिसोसिएशन में कंज्यूम हुई, यानी कि एक्स वैल्यू। एक्स वैल्यू कौन सी? H प्लस की कंसेंट्रेशन और OH माइनस की कंसेंट्रेशन। तो आप यहां से ये कंसेंट्रेशन एक्सपेरिमेंटली, अब आप लैम्डा जानते हो, कापा जानते हो, ये निकालोगे। एक बार H प्लस की कंसेंट्रेशन आ गई, क्योंकि ये दोनों नंबर इक्वल है, तो आप रूट KW से इक्वेट करके KW निकालो, हो जाएगा। इज दिस क्लियर? किसी ने कुछ मेरे से पूछना हो? एनी डाउट टू एनी पर्सन? आर यू लिसनिंग टू मी? Yes, Clear, sir. sir.
जल्दी से नोट करो, देन वी विल गो इन मेटलर्जी। कैन आई इरेज इट? Yes, sir. अब यहां पर एक छोटी सी डेफिनेशन और मैं ऐड करवा रहा हूं, आयनिक मोबिलिटी ऑफ आयंस। सपोज मेरे पास कोई आयन है, किसी आयन का सॉल्यूशन है, यहां पर मेरे पास 2 इलेक्ट्रोड्स हैं जिनका कुछ फाइनाइट एरिया है, इट हैज सम फाइनाइट एरिया, इट हैज सम सेपरेशन L, और यहां मैंने कुछ बैटरी से लगा के V वोल्ट की बैटरी लगा दी। तो अगर कोई मुझे पूछे कि इन 2 प्लेट्स के बीच में जब यहां सॉल्यूशन मैंने फिल किया तो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, तो आप बोलोगे इलेक्ट्रिक फील्ड इज डिफाइंड एज कितने वोल्ट की बैटरी लगाई डिवाइडेड बाय द डिस्टेंस बिटवीन द 2 प्लेट्स, वी कॉल इट एज पोटेंशियल ग्रेडियंट। नाउ इफ एन आयन, मान लो कोई केटायन है, दिस आयन विल मूव टुवर्ड दैट प्लेट विच हैज नेगेटिव पोलैरिटी। सो हमने इस प्लेट को नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ा है, तो इस पे नेगेटिव चार्ज इंड्यूस्ड है, ये प्लेट नेगेटिव चार्ज कैरी कर रही है, तो ये पॉजिटिव आयन विल मूव विथ सम स्पीड टुवर्ड द कैथोड। तो किसी इलेक्ट्रिक फील्ड जिसकी वैल्यू V/L से डिफाइंड है, तो अगर कोई मुझे कहे कि इस आयन की स्पीड कितनी है, आयनिक मोबिलिटी कितनी है, तो आयनिक मोबिलिटी इज डिफाइंड एज स्पीड ऑफ द आयन पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड। दिस इज हाउ वी डिफाइन आयनिक मोबिलिटी। अगर मैं सपोज करो मैं यहां पर V वोल्ट 1 वोल्ट कर दूं और L सेपरेशन 1 सेंटीमीटर कर दूं, सो व्हेन यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड, या यूं कह दूं when 1 volt is supplied between the 2 plates at a separation of 1 centimeter, you will have 1 unit electric field. At that time, what is the speed of the ion? How much centimeter per second is the speed? That will be called as ionic mobility. So ionic mobility is defined as the speed of the ion when electric field of unit volt per meter is applied. मैं अगर ऐसे यूनिट की बात कर रहा हूं तो इसके यूनिट्स वोल्ट है, सेपरेशन बिटवीन द प्लेट इज इन मीटर, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के यूनिट बन गए वोल्ट पर मीटर, स्पीड ऑफ द आयन इज इन मीटर पर सेकेंड। तो बता सकते हो व्हाट विल बी द यूनिट्स ऑफ आयनिक मोबिलिटी? यूनिट्स ऑफ आयनिक मोबिलिटी विल बी, क्या लिखूं, मीटर स्क्वायर पर वोल्ट पर सेकेंड। Am I right? Meter Yes. square per volt per second. So when one unit electric field is applied, या यूं बोल दूं when electric field of 1 volt per meter is applied between the 2 plates, then what is the speed of the ion? We call that speed as ionic mobility. So ionic mobility का symbol है mu. So mu is inversely proportional to electric field and mu is directly proportional to speed of the ion. ये जो आयनिक मोबिलिटी, किसी भी आयन की मोलर कंडक्टेंस पावर या उसकी इक्विवेलेंट कंडक्टेंस पावर ऑफ एनी आयन, लैम्डा मोलर ऑफ एनी आयन और लैम्डा इक्विवेलेंट ऑफ एनी आयन is directly proportional to ionic mobility.
and this proportionality constant is Faraday, F. This is the relation कि lambda molar conductance because of any ion or equivalent conductance of any ion is directly proportional to ionic mobility. जितनी ज्यादा स्पीड से कोई आयन मूव करेगा उतनी उसके द्वारा कंडक्टेंस में कंट्रीब्यूशन ज्यादा होगी. सो ये रिलेशन कई बार आपसे न्यूमेरिकल में आ सकता है. अगर आपको किसी न्यूमेरिकल में किसी आयन की मोलर कंडक्टेंस दे दी, सपोज मैंने आपको बोल दिया कि जैसे यही क्वेश्चन था, मान लो मैंने आपको क्वेश्चन में अभी दे दिया था कि लैम्डा नॉट ऑफ H प्लस इज 349.8 ओहम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल. H प्लस की मैंने इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर, जीरो कंसंट्रेशन पे H प्लस की मोलर कंडक्टेंस दे दी और मैंने आपसे पूछा व्हाट इज आयनिक मोबिलिटी ऑफ H प्लस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन. यानी कि मैंने आपसे म्यू ऑफ H प्लस पूछा एट जीरो कंसंट्रेशन. तो कम से कम आपसे क्वेश्चन हो जाना चाहिए क्योंकि ये डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है. बस इसकी जो वैल्यू आ रही है उसको फैराडे से डिवाइड करना, दैट्स इट. ये बताना आपको रह गया था कि किसी भी आयन की आयनिक मोबिलिटी और उसकी मोलर कंडक्टेंस में क्या रिलेशन है. तो अगर मेरे पास लैम्डा नॉट गिवन है तो मैं यहां पर लैम्डा नॉट की साइन लगा दूंगा, म्यू नॉट का साइन लगा दूंगा. डिपेंड करता है, अगर आप एट ए गिवन कंसंट्रेशन ले रहे हो तो फिर एट ए गिवन कंसंट्रेशन व्हाट इज द आयनिक मोबिलिटी. अगर आप जीरो कंसंट्रेशन ले रहे हो, जीरो कंसंट्रेशन पर लैम्डा डिफाइन कर रहे हो, तो फिर जीरो कंसंट्रेशन पर कितनी आयनिक स्पीड है. सो आपको पता होना चाहिए कि आयनिक मोबिलिटी का रिलेशन मोलर कंडक्टेंस से कैसे है. दे आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल. विच इज प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट? फैराडे. फैराडे की वैल्यू सब जानते हैं. अब सपोज कोई हमें यह कह दे कि किसी सोल्यूशन में मेरे पास, सपोज किसी सोल्यूशन में मेरे पास पॉजिटिव आयंस और नेगेटिव आयंस दोनों है. नेगेटिव आयन एनोड की तरफ भाग रहा है, पॉजिटिव आयन कैथोड की तरफ भाग रहा है. तो इस सोल्यूशन में जो करंट आ रहा है वो करंट ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ केटायन एज वेल एज ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ एनायन आएगा. जो करंट की वैल्यू है वो डिपेंड करती है कि आयनिक मोबिलिटी कितनी. किसी आयन की जितनी ज्यादा स्पीड होगी, जितनी ज्यादा स्पीड से भागेगा, उतना उस आयन की वजह से करंट ज्यादा जनरेट होगा. तो यहां पर हम एक टर्म डिफाइन करते हैं, ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ केटायन. ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ एनी आयन, हाउ वी डिफाइन इज फ्रैक्शन ऑफ द करंट carried by that ion. जब मैं ये वर्ड बोलूं ना, फ्रैक्शन ऑफ करंट, इसका मतलब करंट ड्यू टू मूवमेंट ऑफ केटायन अपॉन करंट ड्यू टू मूवमेंट ऑफ केटायन एंड एनायन. मैं करंट का सिंबल आई ले रहा हूं. पॉजिटिव आयंस की मूवमेंट से कितना करंट जनरेट हुआ और नेगेटिव आयन की मूवमेंट से कितना करंट जनरेट हुआ. तो पॉजिटिव आयंस की मूवमेंट से जितना करंट जनरेट हुआ divided by total current produced by the movement of cation and anion. This ratio is called transport number of cation. It is represented by T. And because current is proportional to ionic mobility, जितनी ज्यादा स्पीड किसी आयन की उतनी ज्यादा करंट कैरिंग एबिलिटी उसकी ज्यादा, उस आयन की ज्यादा. So this ratio can be written as like this. क्योंकि अल्टीमेटली तो ये करंट की रेशो है. तो करंट अगर मोबिलिटी के प्रोपोर्शनल है तो जिस रेशो में मोबिलिटी होगी उसी रेशो में करंट होगा. और हमें पता है कि ये जो म्यू है ये किस पे डिपेंड करता है? लैम्डा एम पे, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल. तो मैं इसको ये भी लिख सकता हूं, रेशो ऑफ द लैम्डा नॉट बिकॉज ऑफ केटायन एंड एनायन. किसी आयन का, किसी पॉजिटिव आयन की लैम्डा नॉट वैल्यू upon total lambda naught because of both positive and negative ion. So this is fraction of the molar conductance due to a cation. This is ionic mobility of due to any ion, fraction of the ionic mobility. That will be denoting, that will be controlling fraction of the current which is generated by the movement of any ion. So current is proportional to ionic mobility.
and ionic mobility is proportional to lambda m. तो करंट की अगर रेशो देख रहे हो तो वही म्यू की रेशो होगी, वही लैम्डा की रेशो। तो कभी भी आपको कोई पूछ ले कि ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ केटायन, तो आपके पास लैम्डा नॉट ऑफ केटायन अपॉन लैम्डा नॉट ऑफ केटायन प्लस लैम्डा नॉट ऑफ एनायन। देन कैन यू टेल मी व्हाट इज ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ एनायन? ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ एनायन कितना आएगा? क्या डिफाइन करूं, कैसे निकालूं मैं उसको लैम्डा नॉट की टर्म में, बता सकते हो? एनीवन? ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ एनायन, लैम्डा नॉट lambda ऑफ not of एनायन anion minus lambda upon not. lambda naught of anion plus lambda naught of cation. What will be the transport number of anion plus transport number of cation? ये तो फ्रैक्शन है ना, वन। So total fraction of current due to all the ions will be 1. It is just like mole fraction. बच्चों ये चीज क्लियर है सबको? This is just for Olympiads, not for JEE. बट आपको बेसिक नॉलेज इतनी होनी चाहिए कि ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ केटायन की वैल्यू 1 से कम होगी, क्योंकि ये रेशो है। ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ एनायन की वैल्यू 1 से कम होगी। कभी भी आपको कोई बोल दे कि ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ केटायन पता है, ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ एनायन पता है, मान लो कोई आपसे ऐसे पूछ ले ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ केटायन ऑफ H प्लस टू द ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ एनायन ऑफ OH माइनस, और अगर आपसे कोई ये रेशो पूछ ले तो आप बता सकते हो कि ये रेशो किसके बराबर आएगी? अगर मुझे ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ H प्लस और ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ OH माइनस को का रेशो देखना हो, lambda of H plus by lambda of H वेरी गुड, minus. लैम्डा नॉट ऑफ H प्लस अपॉन लैम्डा नॉट ऑफ OH माइनस। तो लैम्डा नॉट ऑफ H प्लस और लैम्डा नॉट ऑफ OH माइनस अगर क्वेश्चन में गिवन हो, जैसे अभी पिछले न्यूमेरिकल में आपको गिवन में थे, तो अगर आपको H प्लस और OH माइनस के लैम्डा नॉट गिवन है तो आपको उनकी रेशो मिल जाएगी, ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ बोथ। और आपको पता है सम ऑफ ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ, अगर मुझे कोई पूछे ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ केटायन एंड ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ एनायन का सम कितना होगा? 1। तो अगर आपको उनकी रेशो मालूम है लैम्डा नॉट की, तो आपको ट्रांसपोर्ट नंबर की रेशो मालूम है। अगर आपको पिछले न्यूमेरिकल में ये वैल्यू देखो कितनी दी थी, 349 पॉइंट समथिंग, चेक करो H प्लस की मोलर कंडक्टेंस एट 0 कंसंट्रेशन कितनी थी? 349.8. 349.8 और OH माइनस की 198 पॉइंट समथिंग। तो आपको अगर ये रेशो मालूम है और इनका सम मालूम है 1, तो आपके इंडिविजुअल वैल्यू बता सकते हो दोनों के ट्रांसपोर्ट आयंस की, ट्रांसपोर्ट नंबर की, Yes sir. है ना? सो अगर इस तरह के न्यूमेरिकल आ जाए तो दिस इज लिटिल बियॉन्ड जेई, पर अगर ओलंपियाड में या केवीपीवाई में अगर कोई पूछ सकते केवीपीवाई में, तो सटन ये मैंने इसलिए बताया जी। एनी डाउट अप टू? अगर कोई ये कह दे कि आपने लैम्डा नॉट की रेशो क्यों लिया यहाँ पर, क्योंकि हम ये मानते हैं कि किसी भी आयन की मैक्सिमम कंडक्टेंस कब आती है? जब वो इनफाइनाइटली डाइल्यूट। तो अगर मुझे कोई कह दे कि मैक्सिमम करंट कितना होगा, वो तब होगा जब आयन की स्पीड मैक्सिमम होगी, यानी कि ये म्यू नॉट के कॉरेस्पॉन्डिंग हो। म्यू नॉट मतलब 0 कंसंट्रेशन पर, और क्योंकि म्यू के प्रोपोर्शनली लैम्डा है, तो किसी आयन की मैक्सिमम कंडक्टेंस कब आएगी? जब वो इनफाइनाइटली डाइल्यूटेड होता है। तो इनफाइनाइटली डाइल्यूटेड पर लैम्डा की वैल्यू लैम्डा नॉट ही हो जाएगी। इसलिए मैंने यहाँ पर लैम्डा नॉट के प्रोपोर्शनली म्यू के बारे में सारी बातें की, मतलब मैंने 0 कंसंट्रेशन पे सारी बातें की, क्योंकि किसी आयन के कारण मैक्सिमम कितना करंट जनरेट होगा वो डिसाइड होगा कि उसकी मैक्सिमम स्पीड कितनी है। मैक्सिमम स्पीड कितनी है कब होगी? जब आयन मैक्सिमम 0 कंसंट्रेशन पे हो, इनफाइनाइटली डाइल्यूटेड। आई होप दिस इज वेरी क्लियर कि मैंने यहाँ पर नॉट वाले पॉइंट्स क्यों लिखे, Yes sir. क्योंकि हम मैक्सिमम करंट की कैरिंग कैपेसिटी चेक कंपेयर कर रहे हैं। तो कई बार जनरल क्वेश्चन आ जाता है, स्टेटमेंट ट्रू फॉल्स में आ जाती है, ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ केटायन प्लस ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ एनायन इज 1। इज दिस स्टेटमेंट ट्रू और फॉल्स? True. True. क्योंकि ये फ्रैक्शन ऑफ करंट है कैरिड बाय केटायन। फ्रैक्शन ऑफ द करंट कैरिड बाय एनायन का सम, टोटल फ्रैक्शन ऑफ द करंट विल बी 1। इज दिस पार्ट क्लियर टू एवरीबॉडी? Yes, sir.
सर आई और म्यू में सर रिलेशन जो कैसे वो करंट किस चीज पे डिपेंड करता है? करंट क्यों आता है किसी आयन का? चार्ज करंट आता क्यों है? फ्लो ऑफ वो चार्ज फ्लो ऑफ चार्ज। तो वो डिसाइड कौन करेगा? आयन की स्पीड। मोर विल बी द आयनिक मोबिलिटी, मोर विल बी द करंट। इज दैट क्लियर? यस सर ओके। सर मेरा लास्ट क्वेश्चन से डाउट था सर लास्ट क्वेश्चन में हमने अल्फा निकाल के वो क्यों नहीं किया क्वेश्चन ये है कि एक्स जो लैम्डा नॉट वैल्यूज गिवन है वहां से निकालो के डब्ल्यू। अल्फा से निकालना वो तो हमें पता है ना। वाटर का डिग्री ऑफ डिसोसिएशन मान लो क्वेश्चन में, वो भी तो एक्सपेरिमेंटली आता है। तो अगर तुम्हें वाटर का अल्फा मालूम है, वाटर का अल्फा क्या होगा? x बाय 55.5। सर अल्फा वो उस दिन बताया था ना सर लैम्डा एम बाय लैम्डा एम नॉट हाँ ठीक है, पर वाटर के लिए वो जो नंबर तुम पूछ रहे हो वो वाटर का के ए के बी, हम वाटर का के डब्ल्यू की बात कर रहे तो हो। वही वाटर का सर के ए के बी इज डिफरेंट फ्रॉम के डब्ल्यू। वाटर के लिए के ए कैसे डिफाइन करते? कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस into concentration of OH minus at equilibrium upon concentration of water. This number is Kw. This number is Ka. तो अगर मुझे x की वैल्यू, जब मुझे पता है कि लैम्डा की वैल्यू कापा इंटू 1000 अपॉन कंसेंट्रेशन ऑफ H प्लस मिल जाएगी, ये नंबर मुझे पता है। तो जब मुझे H प्लस की कंसेंट्रेशन मिल गई, x की वैल्यू, तो तुम्हें वाटर का डिग्री ऑफ डिसोसिएशन मिल गया। तुम वहां से वाटर का के भी निकाल लो। ठीक है, this is 55.5 minus x, this is x, this is x। अगर तुम्हें यहां से H प्लस की कंसेंट्रेशन मिल गई तो तुम x बाय 55.5 करके वाटर का डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकालो। अगर वाटर का Ka निकालना है तो यहां पे पुट कर दो वैल्यू, क्योंकि ये सेम इक्वेशन है, x इंटू एक्स अपॉन 55.5 minus x, where c is 55.5, x upon 55.5, which is x upon c is alpha, so x is c alpha। Putting this, वापस वही चीज बन गई, ignoring alpha, c alpha square is Ka, alpha is Ka by c का स्क्वायर रूट। तुम उसको वहां से निकालो, अल्फा इज लैम्डा नॉट लैम्डा एम अपॉन लैम्डा एम नॉट, यहां से निकालो। अल्फा की का क्या रखोगे? अल्फा ये रखोगे। सब कुछ तो वही है, ठीक है। यस सर ओके, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में सब कुछ खत्म हो ही चुका है। अब हम मेटलर्जी पे वापस चलते हैं। ओके, तो मेटलर्जी को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको छोटे छोटे 2-4 क्वेश्चन दे रहा हूं, एक दो क्वेश्चन दे रहा हूं, जस्ट अपनी पिछली क्लास के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो मैं रिवाइज करवा रहा हूं। और खासकर इनऑर्गेनिक में मैंने जो कॉपी में लिखवा दिया उसको पढ़े बगैर तो आपने जेई मेज में बैठना ही नहीं कभी। अपने क्लास नोट्स को बहुत अच्छे से करना है, क्योंकि मैं बहुत कम लिखवाऊंगा, ज्यादातर सारी चीजें शीट वाली होंगी। जो लिखवाऊंगा वो आपके नोट्स में वो चीज होगी जिसमें से लाइक ऑलमोस्ट वेरी श्योर क्वेश्चन आना ही आना। लेट्स से फॉर एग्जांपल, कल हमने बॉक्साइट का फॉर्मूला किया था। बॉक्साइट को मैंने कॉपी में ऐसे लिखवाया था एक बार, और फिर मैंने बोला इसका जनरल फॉर्मूला इज, कोई बताएगा? AlOX OH 3 minus 2x, where x is lying between 0 and 1। ठीक कह रहा था वो स्टूडेंट, अभी कह रहा था ना कि सर x में 0 और 1 को इंक्लूड करना है, मत करो। सही बोल रहा है वो,
सही बोल रहा है, नॉट इक्वल टू मत करो कंटिन्यू। क्यों नहीं करना, अभी मैं एग्जांपल के थ्रू ही समझा रहा हूं। मुझे ये बताओ, हमने डायास्पर एक और पढ़ी थी और एक गिब्साइट और पढ़ी थी। अगर कोई आपको इसका फॉर्मूला पूछ ले तो हमें पता है कि ये Al2O3.1 वाटर और गिब्साइट Al2O3.3 वाटर है। जो बॉक्साइट है ना, वो इन दोनों का मिक्सचर है। खुद देखो यहाँ पे 2 वाटर आ रहे हैं, तो क्या 3 और 1 की एवरेज कितनी होती है? 3 और 1 की एवरेज 1.5 3 और 1 की एवरेज 2 अगर मैं इन दोनों का 1:1 मोलर मिक्सचर ले लूं, 1 मोल ये 1 मोल ये, तो क्या ये फॉर्मूला ऐसा बनेगा? Al4O6.4 वाटर। अगर मैंने 1 मोल ये मिक्स कर दिया, इसका सिंप्लीफाइड फॉर्मूला बनाओ, काट दो इन सारे नंबर को, सिंपलेस्ट रेशियो Al2O3.2H2। तो अगर कोई आपसे ये स्टेटमेंट ट्रू फॉल्स में पूछे कि इज दिस बॉक्साइट इज ए प्योर कंपाउंड? नो, इट्स ए मिक्सचर ऑफ दीज टू। इसलिए अगर कोई आपको बोल दे कि बॉक्साइट आ गया, क्या बॉक्साइट इज प्योर Al2O3.2 वाटर? नो, इट्स ए मिक्सचर ऑफ दीज टू। ये पॉइंट आपकी कॉपी में मुझे लिखवाना है जेईई एडवांस के लिए। कोई पूछ सकता कि क्या बॉक्साइट प्योर फॉर्म है? सो इट्स 1:1 मिक्सचर is bauxite. Is this point clear to everybody? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ये जो पॉइंट्स लिखवा रहा हूं ना, ये काम के हैं। कल को जब आपका 12th का सिलेबस खत्म हो जाना, उसके बाद आपके कोई डाउट्स वाउट्स नहीं होंगे, सिर्फ आपकी टेस्ट सीरीज चला करेगी, तब आपको मेरी ये वाली मेहनत समझ में आएगी। मान लो कोई ये कह दे कि यहां पर कल की तरह ही, अगर मैं आपको याद करा दूं, मैंने कहा था कि एक बार कल एक्स को हाफ पुट करके देखो। कल ऐसी बात उठी थी जब मैं यहां पे जस्टिफाई कर रहा था कि इस फॉर्मूला में चार्ज कंजर्वेशन हो रही है। एक बार यहां पर x की वैल्यू हाफ पुट करके फॉर्मूला बताओ क्या आएगा। इफ वी पुट Al2O x is half, Al O half, OH whole twice। अगर मैं इसे 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, लाइक सॉलिड स्टेट में जैसे हम न्यूमेरिकल करते हैं, जैसे मैं मान लो इसमें ये बोल दूं कि एक कंपाउंड का फॉर्मूला है PQ half R2, like P is aluminium, O is Q, OH is R। किसी सॉलिड के यूनिट सेल का कुछ ऐसा फॉर्मूला। अगर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, तो हम करते हैं ना न्यूमेरिकल में, जब हम न्यूमेरिकल करते थे तो कोई फ्रैक्शन में आ जाता था तो उसे होल नंबर बनाने के लिए सुटेबल नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं ना। Yes, sir. तो मान लो इसे मल्टीप्लाई कर देता हूं 2 से, तो ये क्या बनेगा? P2QR4। तो इस कंपाउंड का फॉर्मूला क्या बना? Al2O1 OH4। अब देखो जरा, इस कंपाउंड को मैं ऐसे लिख दो तो कुछ गलत है क्या? चेक करो। एल्यूमिनियम 2, ऑक्सीजन 4 और 1 5, 3 और 2 5, और हाइड्रोजन 4, 2 to the 4। बोलो No. क्या No, ये sir. यही है? No, sir. क्यों? No, sir. ये चेक करो, यहाँ पर Al2O ऑक्सीजन 5 हो गए, 4 और 1 5, और यहाँ 2 और 3 5, हाइड्रोजन 4, 2 to the 4। दिस कंपाउंड इज नथिंग बट दिस, Yes, sir. which is this। Yes, sir. Yes, sir. इसलिए हम कह रहे हैं कि ये जनरल फॉर्मूला है। यानी कि जब भी आप बॉक्साइट, डायास्पोर, गिब्साइट कुछ भी करते हो, वो जनरल फॉर्मूलाज हैं बेसिकली इस फॉर्मूला की। दिस इज द इंपॉर्टेंस। अगर कोई कह दे कि आप बॉक्साइट को ऐसे क्यों लिख रहे हो, मैं कहूंगा ये एक्चुअली में ये कंपाउंड है वेयर x इज 0.5। अगर यहां पे कोई ये कह दे, जैसे अभी उस स्टूडेंट ने कहा, सर हम अगर हम x की वैल्यू 0 या 1 ले सकते हैं,
मान लेते हैं कि हम इस कंपाउंड में यहां इसे क्या लिखोगे? AlO2H। क्या मैं इसे किसी तरह Al2O3 डॉट वाटर की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकता हूं? मान लो अगर मैं इसे 2 से, मान लो मैं इसे 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, क्योंकि मुझे Al2 लाना ना, अगर मैंने इसे 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये बनेगा Al2O4H2। तो क्या ये कंपाउंड मैक्सिमम आप ऐसे लिख सकते हो ना, H2O3। बोलो, ये बना? Yes, sir. हु इज दिस? दिस क्या डायस्पर, डायस्पर इस फॉर्मूला में फिट बैठ रहा है? Ye- बताओ। Yes, sir. तो अगर कोई ये कह दे कि डायस्पर इज ए स्पेशल केस ऑफ दिस, इज इट ट्रू? Yes, sir. डायस्पर इज ए स्पेशल केस ऑफ दिस। Yes, sir. अब मुझे अपने आप बताओ, यहां पर मैं x की क्या वैल्यू रखूं ताकि ये फॉर्मूला आ जाए? 1. इसी तरह अब मैं यहां पर x कितना रखूं कि ये फॉर्मूला बन जाए? 0 चलो, x की वैल्यू किसी ने कहा, यहां पर हमने क्या पुट की थी x की वैल्यू? 1. 1। चलो एक बार x को 0 रख देता हूं, क्या बनेगा बोलो? AlOH थ्राइस। लेकिन मुझे तो Al2 के फॉर्म में लाना ना, तो मैं 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, ये क्या बनेगा? Al2O6H6। क्या मैं इसे Al2O3 डॉट 3H2O लिख सकता हूं? Yes, sir. अब ये बताओ, क्या ये इसका स्पेशल केस है? Yes, sir. When x is 0 and is it special case of this when x is 1 and these are pure one component, but बॉक्साइट जिसको आप बॉक्साइट बोल रहे हो वो इनका मिक्सचर है, और मिक्सचर के लिए आप x की वैल्यू 0 और 1 नहीं लोगे, क्योंकि मिक्सचर तब होगा जब कुछ हिस्सा इसका कुछ हिस्सा इसका, यानी कि तब x की वैल्यू ना 0 होनी चाहिए ना 1 होनी चाहिए, 0 और 1 के बीच की होनी चाहिए। इसलिए एनसीईआरटी में उन्होंने इक्वालिटी नहीं डाली हुई। शायद अब आपको ये रीजन क्लियर है कि इक्वालिटी क्यों नहीं आएगी। Yes, sir. अगर इक्वालिटी कर दी, x की वैल्यू 0 और 1 ले ली, तो फिर प्योर दिस। बॉक्साइट इज नॉट ए प्योर कंपोनेंट, इट्स ए मिक्सचर ऑफ दीज टू। और जब आप इन दोनों का मिक्सचर ले रहे हो तो आपको x की वैल्यू 0 और 1 नहीं लेनी। इज दिस पॉइंट क्लियर टू एवरीबॉडी? Yes, sir. Yes, sir. कहने को तो कोई कहेगा सर ये तो फॉर्मूले याद रखने रटने वाले काम है, पर उसमें आपको मैथमेटिक्स समझ में आ गई, तो हम इनऑर्गेनिक को इसी लहजे से लेके चले। एनी डाउट अप टू हियर? No, sir. No, sir. कल मैंने कॉपी में एल्यूमिनियम की ओर के लिए एक राइम लिखाई थी, फील्ड में डायनासोर, बहुत डायनासोर देख कोरियन लोग घबराए। Yes, sir. एक बार वो राइम खोलो, उसमें हमने फेल्डस्पार की बात की थी। मैंने कहा था कि इसका फॉर्मूला इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसका फॉर्मूला मैंने ये लिखाया था KAlSi3O8। हमेशा याद रखना कि ये जितने भी बड़े बड़े फॉर्मूले आते हैं ना, वो सिर्फ आपको डराने के लिए होते हैं, अपना इंटरेस्ट लूज में नहीं करना। इसमें बेसिकली बहुत अच्छी वाली केमिस्ट्री छुपी हुई है। अगर कभी कोई एस ब्लॉक के मेरे लेक्चर सुनेगा यूट्यूब पे, तो मैंने लास्ट लेक्चर में, जो कि मैंने 4 घंटे का रिकॉर्ड किया था, उसमें मैंने एक टॉपिक पढ़ा है सीमेंट। सीमेंट के टॉपिक में आपको उस लेक्चर में यह सुनने को मिलेगा कि सीमेंट के अंदर 3 चीजों का मिक्सचर होता है, एल्यूमिना, रेत और किसी मेटल का ऑक्साइड।
सीमेंट के अंदर हमेशा ऑक्साइड्स के मिक्सचर है। सीमेंट की जो मजबूती होती है ना, वो रेत के कारण और इस एल्यूमिना के कारण है, क्योंकि ये जो कंपाउंड है ना, इसका नाम है प्योर स्टेट में, अगर ये प्योर हो, कोरंडम, कल किया भी था कहीं, कोरंडम, इट इज ऑलमोस्ट, मुझे एग्जैक्ट तो नहीं याद, शायद ये 3rd या 4th रैंकिंग पे आता है अमंग ऑल द हार्डेस्ट मटेरियल इन द वर्ल्ड। The recording has stopped. कि डायमंड इज वेरी हार्ड सब्सटेंस। This Yes, sir. meeting is being recorded. Yes. हार्डनेस के लेवल पे ना इसकी रैंकिंग वर्ल्ड वाइड जितने कंपाउंड उनमें सेकंड थर्ड फोर्थ में रैंकिंग है इसकी। तो सीमेंट का अगर ये एक कंपोनेंट है, तो सीमेंट की जो मजबूती है वो सारी इसके कारण है। रेत तो चलो है ही है, ये भी बहुत हार्ड मटेरियल है, बट एल्यूमिना इज वन ऑफ द वेरी हार्ड मटेरियल। अगर आपको कभी ये सारी चीजें याद ना रहे, तो मैं मतलब मेरी हैबिट है, मैं इनऑर्गेनिक जब पढ़ाता हूं तो मैं इसको डेली लाइफ से रिलेट करके बताता हूं, ताकि कभी जब भूल भी जाओ तो याद आ जाती कि मैंने इस पे 2-4 मिनट वेस्ट किए। ये जो कंपाउंड है कोरंडम, ये ज्यादातर हमेशा ज्वेलरी में यूज होता है, स्टोन्स में यूज होता है, खासकर जो एस्ट्रोलॉजी करते हैं पंडित। आपने सुना वो लोगों को फिंगर में कभी बोलते हैं मोती पहन लो, कभी पन्ना पहन लो, यस सर, कभी स्पायर पहन लो, कभी रूबी पहन लो, डिपेंडिंग ऑन प्लैनेटरी। इतना तो पता ना, एस्ट्रोलॉजी वाले कुछ स्टोन्स रेफर करते हैं। यस सर। तो वो एक्चुअली में ये मटेरियल, ये स्टोन है, इसमें अगर मैं ट्रांजिशन मेटल्स के इंप्योरिटी ऐड कर दूं, तो सॉलिड स्टेट के इसके स्ट्रक्चर में डिफेक्ट्स जनरेट हो जाते हैं। अब तो आप जानते हो सॉलिड स्टेट में डिफेक्ट्स। यस सर। एल्यूमिना का स्टोन में अगर मैं ट्रांजिशन मेटल की इंप्योरिटी जानबूझ के ऐड करूं, यानी कि डोपिंग, याद आया कुछ, डोपिंग, Yes. so it will generate some defects in its structure। लेकिन ट्रांजिशन मेटल आयन की इंप्योरिटी क्यों? क्योंकि ट्रांजिशन मेटल आयंस का कोई ना कोई कलर होता है। तो अगर इसके अंदर मैं क्रोमियम की इंप्योरिटी डाल दूं, तो ये रेड कलर का स्टोन बन जाता है, जिसको रूबी स्टोन कहते हैं। अगर इसमें मैं आयरन, मैंगनीज की इंप्योरिटी डाल दूं, कोबाल्ट डाल दूं, तो ये शनि को प्रभावित करने वाला स्पायर बन जाता है। नीलम स्टोन सुना है ये नीलम? यस सर। अगर यहाँ पे मैं कोई और ट्रांजिशन मेटल आयन डाल दूंगा, तो इस स्टोन का कलर बदल जाएगा। तो शायद आपको इन चीजों से, इन कंपाउंड्स के नाम याद रखने में इनकी मदद मिलेगी, क्योंकि इनऑर्गेनिक में ये इंपॉर्टेंट नहीं होता क्यों ऐसा हुआ, जो इंफॉर्मेशन है वो रिटेन होनी चाहिए। तो जितनी बातें मैंने यहाँ पर एल्यूमिना कोरंडम के लिए बताई, ये सिर्फ इसलिए आपको बताई एडिशनल इंफॉर्मेशन, ताकि आपको याद रह जाए कि इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। दिस इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट हार्ड मटेरियल स्टोन। और अगर इसके सॉलिड स्टेट स्ट्रक्चर में मैं डिफेक्ट्स जनरेट कर दूं बाय एडिंग ट्रांजिशन मेटल आयन इंप्योरिटी, तो इसके कलर्स आते हैं, अलग अलग कलर्स। और ये इस बार जेईई एडवांस में क्वेश्चन भी था, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की एप्लीकेशन में। जब अगर किसी को ध्यान हो तो मैंने आपके ग्रुप्स में पोस्ट किया था कि भाई शीट का लास्ट पार्ट जिसमें एप्लीकेशन ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, उसको जरूर पढ़ लेना, क्योंकि इस बार जेईई एडवांस का जो क्वेश्चन आया था लास्ट सेशन में, पहला क्वेश्चन यही था इस पे कि एल्यूमिना में कौन से मेटल आयन डालने से रेड कलर आएगा, कौन सी मेटल आयन की इंप्योरिटी डालने से ब्लू कलर आएगा। सो क्रोमियम इम्पार्ट्स रेड कलर इन दिस, iron manganese cobalt imparts blue color। सो कहने का मतलब यह है कि इस स्टोन की अपनी इंपॉर्टेंस है, पर अगर आपने इसमें कोई इंप्योरिटी नहीं मिलाई तब भी ये जानदार है, ये स्टोन बहुत मजबूती वाला मटेरियल। अब क्वेश्चन ये कि अगर मैं इनका अलग अलग मोलर रेशियो में मिक्सचर ले लूं ना, तो ऐसे गंदे गंदे फॉर्मूले बनते हैं जिनको देख के जनता डरती है। एक्चुअल में ये कंपाउंड क्या है? दिस इज पोटाशियम का ऑक्साइड, एल्यूमिनियम का ऑक्साइड और 6 मोल्स ऑफ SiO2। मान लो मैंने यहां पे लिया 12 मोल K2O Al2O3 12 सिलिका, क्योंकि जब भी हम सीमेंट बनाते हैं ना, तो सिलिका के लिए साथ में X लगाते हैं, जैसे वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन करते हैं ना, कॉपर सल्फेट .5 वाटर,
इसी तरह सीमेंट के अंदर क्या कोई चट्टाने हैं, क्ले का नाम सुना, क्ले, मिट्टी, Yes, क्ले, sir. Yes, sir. Yes, sir. जिससे स्टैचू बनते, मूर्तियां, Yes. Yes, sir. Sir. या बालू, बालू सुना। Yes, sir. जितने भी ये मटेरियल है ना, ये सिलिकेट्स है। सिलिकेट्स में अकेला रेत नहीं होती, साथ में ये भी होते हैं, ऐसे मेटल ऑक्साइड कोई भी हो सकता। तो एक्चुअल में ये जो कंपाउंड आपको दिख रहा है, ये एक्चुअली इस फॉर्म में है। पोटेशियम ऑक्साइड का फॉर्मूला सबको आता है, एल्यूमिना का फॉर्मूला सबको आता है। तो अब आप मुझे ये बता सकते हो, अगर मुझे ये फॉर्मूला बनाना है यहाँ पे, तो अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करके यहाँ पर x की वैल्यू कितनी रखूं ताकि ये फॉर्मूला सेटिस्फाई हो जाए। एक थॉट आती है कि Al2 और K2 है ना, तो अगर मैं इसको 2 से डिवाइड कर दूं, इसका मतलब अगर मैं इसे 6 ले लूं, 6, इस वक्त इसका पूरा फॉर्मूला क्या बनेगा, K2 Al2 Si6 O, बताओ कितने आएंगे? 16। अब इसको किससे डिवाइड करोगे? 2 से डिवाइड कर दूं, 2 से। Yes, तो sir. ये बन जाएगा फॉर्मूला। तो Yes, आपको sir. कभी भी ऐसे खतरनाक फॉर्मूले आ जाए, घबराना नहीं, ये सिर्फ आपको डराने के लिए, एक्चुअल में वो सिंप्लीफाइड फॉर्म है। सो दिस फेल्डस्पार में आपके नोट्स में आपको क्या याद होना चाहिए? पोटेशियम का ऑक्साइड, एल्यूमिना विद एक्स सिलिका। एक्स कैन बी यूजुअली 6 से क्यों? ये मान के चलना, जैसे आप 6 लिगेंड नहीं लगाते थे ऑक्टाइड्रल एनवायरनमेंट के लिए, ऑक्टाइड्रल ज्योमेट्री के लिए, आप मान के अपनी कॉपी में याद रखने का तरीका रखोगे कि SiO2 6 लेने का मतलब एक 6 लिगेंड ले रहे हैं। सो इट इज एक्चुअली ए मिक्सचर ऑफ एक्चुअली दिस कंपाउंड, जिसका ये सिंप्लीफाइड वर्जन है। सिंप्लीफाइड तो नहीं बोलना चाहिए, डरावना वर्जन है, पर एक्चुअल में तो ये इसका असलियत है। तो शायद अब आपको इससे ये याद रह जाएगा। सेम इसी तरह से एक स्टोन आता है बेराइल, जिसपे जेई एडवांस ने क्वेश्चन पूछा था। इसमें क्या होता है? सेम इसी तरीके से Al2O3 डॉट 6 SiO2 पर साथ में बेरिलियम ऑक्साइड है 3। बेरिलियम का ऑक्साइड, एल्यूमिनियम का ऑक्साइड, फिर से सिलिका, मतलब ये मेटल ऑक्साइड कैन बी एनीथिंग। तो अब अगर मुझे इसका कंबाइंड फॉर्मूला लिखना हो, मैं क्या लिखूंगा? Be3 Al2 Si6 O, बताओ कितने? 12, 3 15 और 3 18। तो अगर आपके सामने बेराइल ऐसा लिखा है तो आपने घबराना नहीं है, आपने उसको सिंप्लीफाई फॉर्म में समझ लेना है। कभी भी ऐसे डरावने फॉर्मूले आ जाए तो डरना नहीं है, इनकी सिंपलेस्ट फॉर्म आपको पता होनी चाहिए। मान लो मैंने आपके सामने कल एक और का नाम लिखा था, कोलिमेनाइट। मैंने आपके सामने उसका फॉर्मूला ऐसे लिखा था, Ca2B6O11.5 वाटर। जहां भी कहीं ऐसे खतरनाक फॉर्मूले आ गए, एक्चुअली वो मोर देन 1 ऑक्साइड का मिक्सचर है। जैसे आपको पता है यहां पर ऑक्सीजन है, तो एल्यूमिनियम का भी ऑक्साइड, बेरिलियम का भी ऑक्साइड। तो अब यहां पे बताओ किस किस का ऑक्साइड होगा? कैल्शियम का और बोरॉन का। कैन एनीवन इन द क्लास टेल मी बोरॉन की ऑक्सीडेशन स्टेट फिक्स होती है कितनी? बोरॉन की ऑक्सीडेशन 3। तो बोरॉन के ऑक्साइड का फॉर्मूला बताओ। अगर बोरॉन +3 स्टेट में है तो बोरॉन के ऑक्साइड का फॉर्मूला, ऑक्साइड इज, वेरी गुड, शाबाश, B2O3। तो यहां बोरॉन कितने? 6। तो कितने B2O3 लूं ताकि 6 बोरॉन हो जाए? 3। अब कैल्शियम का ऑक्साइड का फॉर्मूला बताओ। कैल्शियम का ऑक्सीडेशन नंबर +2, कितने लूं? 2। अब बताओ, चेक करो, ऑक्सीजन कितने थे? 11 ना? क्या बन गए यहाँ पे 9 and 2 11? Yes, sir. बेसिकली ये किसका मिक्सचर है? कैल्शियम ऑक्साइड एंड B2O3। और कैल्शियम ऑक्साइड का नाम आपने कभी सुना भी होगा, क्विकलाइम। Yes, sir. Quicklime. तो ये क्विकलाइम और बोरिक ऑक्साइड का मिक्सचर है कोलिमेनाइट, साथ में .5 वाटर। तो अगर आपको इन बड़े फॉर्मूलों को सिंप्लीफाई करना आ जाए ना, तो आपको कुछ भी मुश्किल नहीं लगेगा, आपको लगेगा ही नहीं कि आपको इनको याद करना है। अगर आप ऐसे ही याद रख लोगे कि 2:3 रेशो में लाइम और बोरिक ऑक्साइड का मिक्सचर कोलिमेनाइट है, आपको कभी नहीं भूलेगा ये क्वेश्चन। अगर आप
आपको ये याद हो गया कि बेराइल में बेरिलियम और एल्यूमिनियम ऑक्साइड का मिक्सचर है। यहां पर तो बहुत आसान है। डू यू नो बेरिलियम किसके साथ डायगोनल रिलेशनशिप बनाते हैं? मैग्नीशियम। भग एल्यूमिनियम लिथियम का मैग्नीशियम के साथ होता है। लिथियम का डायगोनल रिलेशनशिप मैग्नीशियम के साथ है, बेरिलियम का डायगोनल रिलेशनशिप एल्यूमिनियम के साथ है। तो आपको इसी फॉर्म में ये याद हो जाएगा कि 3:1 रेशो में बेरिलियम और एल्यूमिनियम का ऑक्साइड ले लो, 1:1 रेशो में पोटाशियम और एल्यूमिनियम का ऑक्साइड ले लो। दिस इज फेल्डस्पार। तो आई थिंक आपको ये बड़े बड़े फॉर्मूले अब डरावने नहीं लगेंगे। कैन आई एज्यूम? सर कॉपर के राइम में जो चालाकी वर्ड था वो किसके लिए था? चैल्कोपाइराइट। चैल्कोपाइराइट चेल्कोपाइराइट सर। और एक कॉपर का और है चेल्केन्थाइट, वो नहीं आया? चैल्केन्थाइट वो ये है कॉपर सल्फेट .5 वाटर, ब्लू विट्रियोल जिसको कहते हो आप, सर वो ये राइम चैल्केन्थाइट। जरूरत एक्चुअली इस पे कभी कोई क्वेश्चन ही नहीं आया। मैंने एक्चुअली राइम में सिर्फ वही रखे जिन पर कभी कभी क्वेश्चन बन सकता है या पूछा गया है। ओके सर। ओके, तो ये सारी चीजें सिर्फ इसलिए मैंने बताया क्योंकि इससे थोड़ी बहुत इनऑर्गेनिक इंटरेस्टिंग लगती है। लगता है कि यार इतने बड़े फॉर्मूले देके फालतू में डरा रहे हैं, है तो वो सिंपल सी चीज। ये सिंपल सी चीज लगी भी है या मुश्किल ही लगी है तुम लोगों को? सिंपल, ठीक ठाक। ओके, कैन आई रेज नाउ? Yes, sir. यस सर। अब आ जाओ अपने मेन टॉपिक पर। मैं इनऑर्गेनिक जब पढ़ाता हूं मैं बहुत ज्यादा सारी एक्स्ट्रा क्लासेस लेता हूं, ये ध्यान रखना। ओके, सो कल हम लोगों ने ये कर लिए थे कि ओर्स की लिस्ट करनी थी। आज हम जो सीखने वाले हैं मेटलर्जी, हमने इस चैप्टर में मेटलर्जी में कुछ एक्सट्रैक्शंस पढ़ने हैं। एक्सट्रैक्शंस ऑफ डिफरेंट मेटल, एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन, कॉपर, जिंक, एल्यूमिनियम, लेड, टिन, मैग्नीशियम, इन सबके एक्सट्रैक्शन करने का मतलब है हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया। पर इन सारी एक्सट्रैक्शंस में कुछ स्टेप्स कॉमन है। वो कॉमन स्टेप कौन से, वो मैं अब यहां समझाने लगा। कॉमन स्टेप्स इन्वॉल्व्ड in the metallurgical extraction of different metals. इसमें सबसे पहला स्टेप क्या है? पल्वराइजेशन ऑफ द ओर। पल्वराइजेशन ऑफ ओर का मतलब है आपके पास एक ओर आ चुकी है, उसमें खूब सारी इंप्यूरिटी है, नेचुरली एक चट्टान में आपकी ओर है, तो उस ओर के बड़े बड़े पार्टिकल को पिसाई करके, उनकी ग्राइंडिंग करके उनको छोटे छोटे पाउडर में कन्वर्ट करना। तरीका क्या है? या तो हथौड़ी से मारो, और अगर क्विंटल क्विंटल की चट्टाने हो, अपने मजदूर इतने सारे लगा लिए, ये काम बहुत टाइम कंज्यूम होगा, भारी भारी चट्टानों को हथौड़े से मारना। तो उनको चूरा पूरा पाउडर बनाना है, उनकी क्रशिंग ग्राइंडिंग करनी है, तो उसके लिए मिल्स की हेल्प ली जाती है। तो हम दो तरह की मिल्स आपको पता होना चाहिए, बॉल मिल्स एंड स्टैंप मिल्स। आपको कोई नहीं पूछने वाला मिल्स क्या होती है, पर मैं जो लिखवाने वाला हूं ना उसमें ये वर्ड यूज करूंगा कि ओर इज क्रश्ड एंड ग्राइंडेड इनटू फाइन पाउडर। दिस इज द फर्स्ट स्टेप, बट हाउ विल यू डू इट? with the help of ball mill and stamp mill. अब जब मैंने ये वर्ड आपके सामने बॉल मिल स्टैंप मिल रखा है ना, तो आज अगर आपको याद हो तो मैंने अराउंड दोपहर में आपको मैसेज डाला था कि मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करो। सब के सब टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करेंगे आपसे। यस। मैंने उसमें ना आपको जितने भी मेटलर्जी है, जिन शब्द, जिन वर्ड्स को लेके बच्चे रटते हैं, मैं ये चाहता हूं कि आप उनकी 1-1 मिनट की वीडियो क्लिपिंग देखोगे तो आपको याद नहीं, रटना नहीं पड़ेगा, आपको लगेगा माइंड में स्टोर हो जाएगी। मैंने उसमें 1 मिनट की क्लिपिंग डाली, बॉल मिल कैसी होती है, स्टैंप मिल कैसी होती है। यस सर। अब मैं आपके सामने सिंपल एग्जांपल दे रहा हूं। मान लो मेरे सामने एक ना पत्थर पड़ा हुआ है और मुझे उसको
पाउडर में क्रश करना है, तो मैं एक तरीका ये उसके ऊपर जंप मार के उसको तोड़ू, एक पत्थर के ऊपर खड़े होकर जोर जोर से जंप मारना, उसे तोड़ना है। तो ये काम हम अपनी हड्डियों से नहीं करने वाले। अगर एक मशीन हो जिसकी 2 टांगे हो, मशीन की 2 टांगे और नीचे पत्थर हो और वो मशीन ठक 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 मारे उसे, तो जैसे एक पैर ऊपर किया, एक पैर नीचे किया, एक पैर ऊपर किया, एक पैर नीचे किया और जोर जोर से मारना, ये काम कुछ ऐसा होता है स्टैंप मिल में। इसका क्लिपिंग जरूर देखना, मैंने टेलीग्राम ग्रुप में लिंक शेयर किया। सेकंड वाला वीडियो था। हाँ, और उसमें एक बॉल मिल है। बॉल मिल में क्या होता है कि एक सिलेंडर वाली बहुत सारी हॉरिजॉन्टल से एक ट्यूब है, इसमें ना खूब सारे बॉल्स हैं और इसको घुमाया जाता है ऐसे। कभी आपने वो सड़क पे सीमेंट जब बना रहे होते हैं तो एक ड्रम सा देखा जो ड्रम घूमता है, Yes, sir. yes sir, तो कुछ उस टाइप का एक हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे, इस एक्सिस पर एक बहुत बड़ी सारी टैंकर को घुमाते, इसके अंदर बड़े बड़े भारी भारी बॉल्स हैं, और जब आप हाई स्पीड से इसे घुमाते हो ना, तो इसके एक आउटलेट होता है जहां से हम और ऐड करते हैं बड़े बड़े पार्टिकल। जब वो अंदर जाते हैं और इसको घुमाया जाता है, तो ये बॉल्स घूम रहे हैं जोर जोर से, उनके बीच में जहां और का पार्टिकल आता है वो 2 बॉल्स के बीच में से पिस जाता है। बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, प्रिंसिपल क्या है, और के पार्टिकल पे जोर से बॉल मारनी है। तो वो बॉल मारेगा कौन, बॉल के ऊपर हाई एनर्जी चाहिए, तो इस सिलेंडर को घुमाया जाता है। इसके अंदर बड़े बड़े शॉर्टपुट देखा, शॉर्टपुट वाले बॉल टाइप ऐसे समझ yes लो, sir, बल्कि हैवी, और उनको हाई वेलोसिटी से हमने से रोटेट करना। तो बॉल अंदर जहां गिरेंगे ना, जंप मारेंगे, उनके बीच में और पार्टिकल डालते जाना है, और पार्टिकल जहां 2 बॉल्स के बीच में आएगा वो पिस जाएगा। सो इस तरीके से हम और की क्रशिंग ग्राइंडिंग करेंगे। ये पहला स्टेप है, दिस इज कॉल्ड पल्वराइजेशन। सो हियर यू विल सिंपली राइट डाउन ore is crushed or grinded by using ball mills or stamp mills into fine porous material। कोरस समझते हो, कोरस वर्ड का मतलब बारीक चूरा बुरा जिसके अंदर होल्स हो। सो जब आप किसी चीज को बहुत चूरा पूरा पाउडर फॉर्म में कर देते हो, उसमें ऑटोमेटिकली होल्स बनते। सेकेंड स्टेप, बेनिफेक्शन ऑफ द ओर। बेनिफेक्शन ऑफ द ओर में क्या किया जाता है, आपने बड़ी सारी चट्टान में को बॉल मिल या स्टैंप मिल से तोड़ तोड़ के पाउडर बना के चूरा कर दिया, पर वो प्योर ओर नहीं है, उसमें खूब सारी इंप्योरिटी है, गैंग। तो जो नॉर्मल गैंग है, लाइक मिट्टी, रेत, बजरी, बालू, कांच, पत्थर, कुछ भी है, हम उनको किसी तरीके से अपनी ओर से अलग करेंगे ताकि हमारे मिक्सचर में इंप्योरिटी की मात्रा घट जाए और हमारे मिक्सचर का मेजर अमाउंट हमारी ओर हो। इससे इसे हम बोलते हैं ओर की कंसंट्रेशन बढ़ गई। क्योंकि अगर किसी मिक्सचर में ओर प्लस इंप्योरिटी है, ये एक मिक्सचर है, अगर ओर के ए मोल्स हैं और इंप्योरिटी के बी मोल्स हैं, तो मुझे ये बताओ, अगर इस बी नंबर को मैं छोटा करता जाऊं तो उसके रिस्पेक्ट में ऑटोमेटिकली ए बड़ा हो जाएगा। तो मुझे ये बताओ, मोल फ्रैक्शन ऑफ ओर बढ़ेगा या घटेगा? अरे मोल फ्रैक्शन ऑफ बढ़ेगा। ओर इज मोल्स ऑफ ए अपॉन ए प्लस बी। अगर मैं इंप्योरिटी की मात्रा कम कर दूं, किसी तरीके से इंप्योरिटी बी नंबर छोटा कर दूं, तो व्हाट विल हैपन टू मोल फ्रैक्शन ऑफ ओर? इंक्रीज होगा। इसको मैं बोलूंगा कि ओर की कंसंट्रेशन बढ़ गई, यानी कि ओर को मैं प्योरीफाई कर रहा हूं, पर ओर को प्योरीफाई कर रहा हूं, मेटल नहीं अभी मिली, हमें मेटल तक पहुंचना। सो व्हाट इज द बेनिफेक्शन ऑफ ओर? टू इंक्रीज concentration of ore by removing gangue or impurity from it, called concentration of the ore or benefaction of the ore.
इसके लिए ये अपने आप में ये 4 तरीकों से होता है, वो चारों मेथड हमारा अगला टॉपिक बनेंगे। पर मान लो आपने ये कर लिया किसी तरह से, आपने अपनी ओर को इंप्योरिटी से अलग कर दिया, तो हम अब केमिस्ट्री का अब यूज करेंगे, केमिस्ट्री के इस फैक्ट का यूज करेंगे कि अगर कार्बोनेट है, कार्बोनेट, सल्फेट, फॉस्फेट, नाइट्रेट, ऑक्सालेट, अगर कोई भी एनायन ऐसा है जिसमें ऑक्सीजन है, अगर आप किसी भी कंपाउंड में अगर आपके एनायन ये वाले हैं और अगर आप इनको हीट करते हो हाई टेम्परेचर पे, कैन एनीवन इन द क्लास टेल मी, एस ब्लॉक के अगर किसी ने मेरे लेक्चर कभी गलती से भी सुन लिए हो, मैंने उसमें ये बताया कि जितने भी कंपाउंड को आप हीट करते हो ना ऐसे, ये डिकम्पोज करके फाइनली कुछ बनाते हैं। एक ही चीज, वेरी गुड, शाबाश, वेरी गुड, मेटल ऑक्साइड। फाइनली हमें उसे ऑक्साइड में लेके जाना, ये हमारा तीसरा स्टेप है। अगर आपकी ओर में कुछ भी ये एनायन है, कार्बोनेट, फॉस्फेट, नाइट्रेट, ऑक्सालेट, इफ यू हीटेड देम एट हाई टेम्परेचर, we finally convert them into metal oxide. So third step is conversion of the ore into oxide form. और इसके लिए हम आने वाले टाइम में 2 स्टेप सीखेंगे। यहां पर हम 2 चीजें सीखे, 3 चीजें सीखेंगे, कैल्सिनेशन, रोस्टिंग एंड स्मेल्टिंग। शायद इसमें से आपने ये 2 नाम सुने होंगे 9वीं 10वीं में, कैल्सिनेशन एंड रोस्टिंग। ओर को ऑक्साइड फॉर्म में लाना। फॉर एग्जांपल मैं याद करा दूं सिंपल, लाइक CaCO3 को हीट किया, बता सकते हो लाइमस्टोन को हीट करने से कौन सी गैस निकलेगी? CO2 गैस निकल जाएगी, कैल्शियम ऑक्साइड बन गया। तो कुछ इसी तरह ऑक्साइड फॉर्म में लाना। अगर आप ओर को ऑक्साइड फॉर्म में ले आए, फाइनली आपके पास मान लो कैल्शियम ऑक्साइड है, इन जनरल आपके पास 4th स्टेप में मेटल ऑक्साइड है। अगर मैं किसी तरह इससे कैल्शियम ले आऊं तो आपको इसमें से ऑक्सीजन निकालनी पड़ेगी। तो अगर मैं यहां पे कोई थर्ड मटेरियल यूज करूं, X, जो इसका ऑक्सीजन गेन कर ले, पहले मुझे यह बताओ, जब कैल्शियम ऑक्साइड कैल्शियम में आएगा तो कैल्शियम का ऑक्सीडेशन नंबर देख के बताओ क्या इसकी रिडक्शन हो रही है या ऑक्सीडेशन हो रही है? रिडक्शन। कैल्शियम का ऑक्सीडेशन नंबर है +2 और यहाँ 0, तो इसकी रिडक्शन हो गई। इसकी रिडक्शन करने के लिए मैंने X डाला, तो X ने इसकी रिडक्शन किया, तो X कौन सा एजेंट है? कार्बन। कौन सा एजेंट है? रिड्यूसिंग एजेंट। तो हमारा 4th स्टेप होगा टू रिड्यूस metal oxide into metal by using suitable reducing agent. ये आपके सामने मैंने एक एक स्टेप दिखाया ना, एक एक स्टेप, ये अपने आप में एक एक लेक्चर है, एक लेक्चर एक लेक्चर एक लेक्चर अपने अपने आप में। 5वां, हमने यहां से भले मेटल ऑक्साइड से मेटल ले ली, पर ये मेटल हमें प्योर फॉर्म में कभी नहीं मिलेगी, इसको हमें प्योर करना पड़ेगा, इसके साथ भी इंप्योरिटीज है। हो सकता है आपको 95% प्योर मिले, पर मुझे 100% प्योर बनाना हो तो सारी उम्र लग जाएगी, कभी नहीं अचीव कर सकता। मैं इसको जितना मर्जी प्योर कर लूं टेक्निक, डिफरेंट टेक्निक से 99.5%, 99.6%, 99.8% तक मैक्स टू मैक्स इतना प्योर कर सकता हूं। तो फाइनली जब आपके पास मेटल आ गई, इस मेटल की प्योरिफिकेशन, प्योरिफिकेशन ऑफ द मेटल is called refining of the metal. Is carried out. तो किसी भी मेटलर्जिकल ऑपरेशन में, कोई भी ओर की एक्सट्रैक्शन में, ये कॉमन स्टेप है 5। पहले उसकी क्रशिंग ग्राइंडिंग करो, फिर उस ओर को प्योरीफाई करो, इंप्योरिटी से किसी तरीके से अलग करके
उस मिक्सचर में इंप्योरिटी को घटा के ओर का मोल फ्रैक्शन बढ़ाना, यानी कि ओर की कंसंट्रेशन इंक्रीज करना, फिर ओर से ऑक्साइड बनाना, उसको ऑक्साइड फॉर्म में कन्वर्ट करना। ओर को अगर ऑक्साइड फॉर्म में कन्वर्ट करना है, उसके लिए सुटेबल टेक्निक्स यूज करो। और ऑक्साइड में क्यों कन्वर्ट करना है? क्योंकि ऑक्साइड्स आर वन ऑफ द मोस्ट इजी, ऑक्साइड्स आर द मोस्ट इजीएस्ट सब्सटेंस व्हिच कैन बी रिड्यूस्ड टू मेटल। कोई ये भी कह सकता है कि यहां सल्फाइड हो जाए, तो नहीं, सल्फाइड्स आर वेरी डिफिकल्ट टू रिड्यूस। सल्फाइड्स की रिडक्शन करना इज वेरी डिफिकल्ट टास्क, इसलिए ऑक्साइड फॉर्म में ही किसी तरह लेके आना। सो जितनी भी ज्यादातर हमारी ओर्स में कार्बोनेट, सल्फेट, फॉस्फेट, नाइट्रेट, ऑक्सालेट कुछ भी होगा, उनको किसी तरह हीट करके ऑक्साइड बनवा दो। ऑक्साइड से मेटल अचीव करो रिड्यूसिंग एजेंट का यूज करके। और कौन कौन से रिड्यूसिंग एजेंट है वो हम सब इस चैप्टर में पढ़ेंगे। और फाइनली मेटल आपके पास आ गई तो वो प्योर नहीं है, उसके बाद उसको प्योर करने के तरीके डिफरेंट डिफरेंट वेज पढ़ने हैं, दैट इज कॉल्ड रिफाइनिंग ऑफ द मेटल। सो इस तरीके से हमारे पूरे चैप्टर की सारी जितने भी एलिमेंट्स की लिस्ट मैंने लिखी, इन सबके एक्सट्रैक्शन में ये सारे कॉमन स्टेप्स हैं। अब मैं सिखाने लगा बेनिफिक्शन ऑफ द ओर। सर एक डाउट था सर, क्या इनर्ट मेटल जो होते हैं उनमें इनमें से मतलब 5 स्टेप करने पड़ते हैं क्या? बिल्कुल करने पड़ते हैं, उनमें 5 स्टेप तो नहीं, पर आपको वहां पर ओर की बेनिफिक्शन करनी पड़ती है। बस उसमें आपको ऑक्साइड वाला स्टेप नहीं आएगा, पर आपको ओर को प्योर करना पड़ेगा। इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, पर 5वें स्टेप की जरूरत जरूर पड़ेगी। तो फर्स्ट वाले में क्या, कुछ नहीं, ओर की क्रशिंग ग्राइंडिंग और कुछ भी नहीं। अच्छा, इनर्ट वाले में तो करनी पड़ेगी ना? सब में करनी पड़ेगी। देखो ओर आपके पास बड़े बड़े पत्थरों के रूप में है, चट्टानों के रूप में, उसको पिसाई तो हर किसी की करनी है, पहला स्टेप भी लगेगा उनमें, सब में लगेगा। ओके, अब अपनी कॉपी में नए पेज पे हेडिंग बनाओ, मेथड्स फॉर बेनिफिक्शन ऑफ द ओर। मेथड्स फॉर benefaction of the ore। सो यहां पे हम 4 मेथड्स पढ़ने वाले हैं। केमिकल मेथड, जिसको कहते हैं लीचिंग, और 3 फिजिकल मेथड, हाइड्रोलिक वॉशिंग, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सेपरेशन, फ्रोथ फ्लोटेशन मेथड। These 3 are physical methods. This is chemical method. यहां पर क्या प्रिंसिपल यूज किया जाता है? कि अगर हमारी ओर और उसकी इंप्योरिटी में किसी तरह की उनकी फिजिकल प्रॉपर्टी में डिफरेंस है, उस फिजिकल प्रॉपर्टीज के डिफरेंस को हथियार बना के ओर को इंप्योरिटी से अलग करना। फॉर एग्जाम्पल, अगर यहां पे अगर मैं इस मेथड की बात करूं, तो यहां हम ओर और इंप्योरिटी में डेंसिटी के डिफरेंस को अपना हथियार बनाते हैं एज ए प्रिंसिपल टू सेपरेट देम। सपोज इंप्योरिटी हल्की है पर ओर भारी है, या ओर हल्की है पर इंप्योरिटी भारी है, तो बेस्ड ऑन द डिफरेंस इन डेंसिटी, using the principle, which principle? The difference in the density of ore and impurity is used as a criteria to opt for a suitable technique to separate them. अगर ore मैग्नेटिक है पर impurity नॉन मैग्नेटिक है, या impurity मैग्नेटिक है और नॉन मैग्नेटिक है, तो उनकी मैग्नेटिक नेचर के डिफरेंसेस को अपना हथियार बना के हम लोग ore को impurity से अलग करेंगे, देन इट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सेपरेशन। अगर आपके पास ओर और इंप्योरिटी में डिफरेंस इन सॉल्युबिलिटी हो गया,
like ore is soluble in water but impurity is insoluble in water, or impurity is water soluble but ore is water insoluble. तो solubility के डिफरेंस को अपना माध्यम बना के आपने अगर ore और impurity को सेपरेट किया, that is fourth flotation method. केमिकल मेथड में हम क्या कर रहे हैं, एक केमिकल से पूरी ओर को, ओर और इंप्योरिटी को ट्रीट करेंगे, पर वो केमिकल किसी एक को गला देगा, इंप्योरिटी को गला दे या ओर को गला दे, या यूं कह लो एक सूटेबल केमिकल से पूरे ओर और इंप्योरिटी की रिएक्शन करवानी है, तो केमिकल रिएक्टिविटी का बेसिस पे कि इंप्योरिटी उस केमिकल से रिएक्ट कर गई पर ओर रिएक्ट नहीं हुई, या ओर रिएक्ट कर गई पर इंप्योरिटी रिएक्ट नहीं हुई। तो अगर ओर और इंप्योरिटी में किसी ना किसी तरह का डिफरेंस है, अगर वो फिजिकल प्रॉपर्टीज का डिफरेंस है, these three methods are used. अगर केमिकल प्रॉपर्टी का डिफरेंस है, use this method. So first I am going to explain you what is hydraulic washing. हाइड्रोलिक वॉशिंग को हेडिंग बना के आप यहां लिखोगे हाइड्रोलिक वॉशिंग मेथड का नया नाम लेविगेशन मेथड, और ग्रेविटी सेपरेशन मेथड, वन एंड द सेम थिंग। इसमें क्या किया जाता है, सपोज मैं आपके सामने ड्राइंग बना रहा हूं, वो ड्राइंग आपकी मर्जी है आपको ड्रॉ करनी है या नहीं, दैट्स ऑप्शनल। देखो क्या कर रहा हूं, यहां पर एक टेबल है, ये एक टेबल है, पर ये टेबल स्लोपिंग है, इसकी स्लोप है टेबल की। इस टेबल पे यहां स्टॉपर लगे हुए लकड़ी के स्टॉपर्स लगे हैं, और इस टेबल को हिला रहे हैं, वाइब्रेट कर रहे हैं। क्या किया जा रहा है, एक यहां पर ओर है जिसमें इंप्योरिटी है, सपोज इंप्योरिटी की डेंसिटी कम है, इंप्योरिटी हल्की है पर ओर डेंस है, तो ओर डाली जा रही है यहां पे, और यहां से तेजी से पानी फेंका जा रहा है, वाटर। तो जब ये वाटर गिराते हैं तो इंप्योरिटी जो हल्की हल्की थी वो पानी के साथ फ्लो करती करती आगे गिरती है, और जो बड़े बड़े टुकड़े ओर के, मान लो यहां से ओर का टुकड़ा गिर के यहां गिरा, तो अगला ये स्टॉपर उसे रोक लेगा। हो सकता है ओर का टुकड़ा यहां कहीं बीच में फंस जाए, क्योंकि ओर हैवी है, उसको रोकने के लिए ये स्टॉपर्स लगेंगे। तो पानी गिरा के पानी को हाई स्पीड से फेंकना है और ऊपर से ओर गिरानी है, तो पानी में हल्के हल्के पार्टिकल तो फ्लोट करेंगे, वो तो नीचे गिरेंगे जिनकी डेंसिटी कम है, जो हैवी पार्टिकल है वो इन स्टॉपर्स में रुक जाते हैं, और इस टेबल को हिलाया जाता है, वाइब्रेट किया जाता है। दिस इज कॉल्ड विल्फली टेबल। तो यहां मैं किस प्रिंसिपल का यूज कर रहा हूं, ग्रेविटी के मदद से हैवी पार्टिकल को ऊपर और लाइट पार्टिकल को नीचे। लाइट पार्टिकल कौन, इंप्योरिटी नीचे आ गई, या फिर अगर और हल्की है और इंप्योरिटी हैवी पार्टिकल है, फिर यहां स्टॉपर्स के बीच में कौन फंसा रह जाएगा, इंप्योरिटी, और हल्का पार्टिकल तुम्हारी और आ जाएगी नीचे। एक तरीके से पानी से धुलाई की जा रही है, और को अच्छे से पानी से साफ करवा दो। यू गॉट दिस, इज दैट पॉइंट क्लियर? यस सर।
So here we wash the ore along with the impurity using high speed water on Wilfley table. The lighter particles are washed with water and flow down in a container kept at a bottom. तो यहां पर आपके लाइट पार्टिकल्स यहां आ जाएंगे पानी में सस्पेंडेड फॉर्म में। और जो हैवी पार्टिकल है, चाहे वो ओर के हैं या इंप्यूरिटी के हैं, दे आर ब्लॉक्ड ओवर हियर। सो हैवियर पार्टिकल of ore or impurity, they stay on the table blocked by ridges. Who is ridges? ये stoppers, इनको बोलता है ridges, wooden ridges, लकड़ी के बने हुए तख्ते। So यहां पर हम किस बेसिस पर हम ore को impurity से अलग करें? Based on difference in density. So difference in density of ore and impurity, we separate, we purify our ore. इसलिए इस मेथड को उन ओर्स में यूज किया जाता है जिन ओर्स की डेंसिटी हाई हो या ओर्स हैवी मटेरियल की हो, लाइक Fe2O3 हेमेटाइट, क्रोमाइट ओर, लेड कार्बोनेट। याद है किसी को इसका नाम? कल किया था। कैसेट्राइट, कार्बोनेट, कैसेट्राइट चेक करो लिस्ट। यस सर। चेक करो, लेड की राइम में पढ़ो, क्रीम। कैरेसाइट, यस सर, कैरेसाइट। नहीं वो सैरेसाइट थी या कैसेट्राइट थी? चेक करो। सैरेसाइट, 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 कैरेसाइट, सैरेसाइट। पिच ब्लेंड, किसी ने पूछा था रेडियो एक्टिव है सर यूरेनियम, तो इन ओर्स की प्योरिफिकेशन में हम इनको यूज करते हैं। जिंकाइट, फॉर द प्योरिफिकेशन ऑफ दीज ओर्स वी यूज दिस मेथड। और इस चैप्टर में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? मेथड की एक्सप्लेनेशन कोई नहीं पूछेगा एग्जाम में। इस मेथड को किस किस ओर्स की प्योरिफिकेशन में यूज हुआ, ये क्वेश्चन आएंगे आपके एग्जाम में। इसलिए इस चैप्टर में अगर मार्क्स लेने हैं ना, तो हमेशा ध्यान रखना मेथड से ज्यादा इंपॉर्टेंट है कौन से एग्जाम्पल मैंने यहां नोट डाउन करवाए कि ये मेथड किस किस ओर में यूटिलाइज कर सकते हो आप। तो ऐसे तो हर मेथड में कुछ ना कुछ एग्जाम्पल आएंगे। तो ये मेरी स्ट्रेंथ है, मेरी स्किल है। मैं चैप्टर के अंत में जैसे आपको फिजिकल में फॉर्मूला शीट दे देता था, मैं यहां पर राइम्स की लिस्ट दूंगा और ये मैं गारंटी दूंगा उस राइम से ही सवाल आएगा, लिखवा ले रहा हूं। तो मैं अभी आपको यहां राइम्स दे रहा हूं, फिर जब मैं चैप्टर खत्म करूंगा मैं कहूंगा चलो एक पेज खोलो, सारी राइम्स की लिस्ट बनाते हैं। जिस दिन आपका, जब भी कभी आप एग्जाम में जेई मेंस की अटेम्प्ट के बाद जेई एडवांस में जा रहे होगे, आपको अगर चैप्टर को आधे घंटे में रिवाइज करना है, मैं कहूंगा सिर्फ मेरी राइम रिवाइज कर लो, आपका क्वेश्चन पक्का। तो अब यहाँ पे मैं राइम दे रहा हूं आपको, क्या राइम का यूज होगा ये मेन इंपॉर्टेंट है। राइम याद होगी पर भूल गए वहां पे लगानी कब है। आपको अगर क्वेश्चन आ गया हाइड्रोलिक वॉशिंग, लेविगेशन मेथड, ग्रेविटी सेपरेशन इज यूज्ड फॉर प्योरिफिकेशन ऑफ ओर ऑफ विच एलिमेंट,
तो वहां पर आप ये राइम याद रखोगे, यूं पब में करीना टुन होकर फिसली। पर ये राइम किस पर्पस के लिए बना के दे रहा हूं, क्यों क्यों कब याद करनी, किस चीज के लिए, कौन से क्वेश्चन के लिए? हाइड्रोलिक वॉशिंग नेविगेशन मेथड ग्रेविटी सेपरेशन मेथड इज यूज्ड टू प्योरीफाई ओर ऑफ विच। यहां पर यू का मतलब यूरेनियम की ओर, यूरेनियम से यूं। पब, पब मतलब लेड की ओर। करीना क्रोमाइट ओर, ये इसके लिए क्रोमाइट, करीना क्रोमाइट ओर। टुन मतलब टिन की ओर, टिन स्टोन, SnO2, टिन स्टोन। फिसली, फिसली से मतलब मैं Fe से बोल रहा हूं, फिसली आयरन की ओर, हेमेटाइट। यूं पब में करीना टुन होकर फिसली। सर एक डाउट था सर, जो आपने मतलब ये वाटर वाला जो हमें डायग्राम बताया, क्या सर इससे और एक ही बार में पूरा प्योर हो जाता है, जिसको बार बार करना पड़ता मल्टी है? हाँ, मल्टी टाइम्स करना पड़ता है, मल्टी टाइम्स। ओके, लास्ट आज के लिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सेपरेशन। सर आप अभी जो राइम बताए, हाँ, वो यूरेनियम, क्या वो यूरेनियम, क्या? हाँ यूरेनियम, यूरेनियम की ओर की प्योरिफिकेशन आप में यूज कर सकते हो ये स्टेप। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सेपरेशन में क्या करना है, एक बेल्ट है, इस बेल्ट के ऊपर रोलर लगेंगे, लेकिन ये वाली साइड पर जो रोलर लगा है ये मैग्नेटिक रोलर है और ये नॉन मैग्नेटिक रोलर है। यहां पर एक कीप लगी हुई है सर फिसली जिसमें का से, क्या हो? एक मिनट, फिसली से मतलब आयरन का ऑक्साइड, Fe2O3। फी मतलब फिसली से फी, Fe। यहां पर आपके पास कुछ और में इंप्यूरिटी है। मान लो और मैग्नेटिक है पर इंप्यूरिटी नॉन मैग्नेटिक, तो यहां पर एक बेल्ट है जो घूम रही है, ये रोलर घूम रहे हैं, तो यहां पर जैसे ही और गिरेगी ना, ये और मूव करेगी इस बेल्ट पे, फिर ये बेल्ट घूम के वापस आएगी, तो ये चली जा रही है लगातार, बेल्ट रोटेट कर रही है ये बेल्ट, और ये रोलर घूम रहे हैं। तो यहां पर जो मैग्नेटिक ओर है, मैग्नेटिक रोलर है, ये ओर के अंदर और इंप्योरिटी में जो चीज मैग्नेटिक होगा उसको अट्रैक्ट करके गिराएगा, अलग ढेर बनाएगा, और नॉन मैग्नेटिक का अलग ढेर बनेगा। दो तरह के ढेर बनेंगे। मैग्नेटिक वाले पार्टिकल्स अट्रैक्ट होके पीछे की तरफ गिरेंगे और नॉन मैग्नेटिक पार्टिकल्स दूर गिरेंगे। सो यू विल इन दिस वे सेपरेट योर impurity. Non-magnetic material can be separated from magnetic material using this method. अब इसकी एग्जाम्पल में क्या याद रखना, एग्जाम्पल्स आर मोर इंपॉर्टेंट। फॉर एग्जाम्पल टिन स्टोन, ये ओर है, ये नॉन मैग्नेटिक है, पर इसमें इंप्यूरिटी के तौर पे आयरन टंगस्टेट और मैंगनीज टंगस्टेट है। दिस इज कॉल्ड वोल्फ्रामाइट। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आपको इतना याद हो, टिन स्टोन की ओर को सैरसाइट, सॉरी कैसाइटराइट, जिसका कॉमन नेम था कैसेटराइट, ओर को, नॉन मैग्नेटिक ओर को मैग्नेटिक इंप्योरिटी से सेपरेट करने के लिए इस मेथड का यूज होगा। या फिर क्रोमाइट ओर, अब की बार क्रोमाइट ओर में आयरन है,
सो इट इज मैग्नेटिक। पर इंप्योरिटी मान लो रेत की है, सिलिशियस इंप्योरिटी, विच इज नॉन मैग्नेटिक। तो अगर आपको यहां पर आपने क्रोमाइट और डाल दी, तो क्रोमाइट और रेत जब गिरेंगे इस बेल्ट पे, मूव करते करते आगे आएंगे, तो क्रोमाइट और का पीछे ढेर लग जाएगा, रेत अलग हो जाएगी। टिन स्टोन आगे गिर जाएगा, वॉल्फ्रामाइट पीछे हो जाएगा। तो वॉल्फ्रामाइट में आयरन टंगस्टेट, मैंगनीज टंगस्टेट की इंप्योरिटी है, टिन स्टोन आपकी मेन ओर है। सो नॉन मैग्नेटिक ओर और मैग्नेटिक इंप्योरिटी, या फिर मैग्नेटिक ओर और नॉन मैग्नेटिक इंप्योरिटी है। सो देन यू विल यूज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सेपरेशन टेक्निक। तो आज के लिए हम इतना ही कर रहे हैं, नेक्स्ट क्लास में हम इन दो मेथड को देखेंगे। ये मेथड हमारे जेई एडवांस के लिए ये दोनों इंपॉर्टेंट, और इस बार जेई मेंस के जो 2 अटेम्प्ट्स हो चुकी हैं, दोनों अटेम्प्ट्स में इसका क्वेश्चन आया था, दोनों अटेम्प्ट्स। लीचिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो यहां पे जाके, हाँ जी सर ये जो रोलर है सर, इसमें जो मैग्नेटिक मतलब रोलर है इसका, वहां हाँ। पर तो सर मैग्नेटिक मटेरियल्स जाकर चिपक जाएंगे, तो वो तो ब्लॉकेज कर एक्चुअली देंगे वो ना उसका। घूम रहा है ना, वो ब्लॉक नहीं होता, उस पर फोर्स लग रही है, भले मैग्नेटिक फोर्स लग रही है, पर इसकी स्पीड इतनी रखी जाती है कि वो गिरता है ग्रेविटी के बेस पे। पार्टिकल पे सिर्फ मैग्नेटिक फोर्स होना लगेगी, ग्रेविटी फोर्स भी लगेगी। आप इसकी स्पीड ऐसे एडजस्ट करोगे कि ग्रेविटी की फोर्स ओवरऑल डोमिनेटिंग है। सर नॉन मैग्नेटिक रोलर की जगह पे अगर कोई मैग्नेटिक रोलर रख दे तो फिर कोई डिसएडवांटेज क्या है? यहाँ अरे कोई दिक्कत नहीं है, हम ये कर रहे हैं कि 2 अलग अलग ढेर लग जाए, यहीं पे लगा दोगे, यहां से तो आप और गिरा रहे हो बेसिकली। उस प्लेट की डिजाइनिंग ऐसी जहां से और गिर रही है उसको आगे मूव करा के सेपरेशन करवाओ। ओके, गोइंग टू एंड अप द मीटिंग हियर। नेक्स्ट क्लास में हम इसी मेथड से आगे मिलेंगे, कंटिन्यू करेंगे। सर इसके